दोस्तों आज हम रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रोसेस ये टर्म क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी एकत्र करते हैं। तो आइए इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा रिसर्च मेथड्स यानी कि अनुसंधान की विधियां, और रिसर्च मेथोडोलॉजी, लॉजी मीन्स साइंस और मेथड मैंने विधि। तो और एक होती है रिसर्च प्रोसेस। ये तीन टर्म्स हैं। इन तीन टर्म्स को हम कैसे समझें? सबसे पहले है रिसर्च मेथड्स। एक्चुअली जब हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी प्रॉब्लम के ऊपर जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो हम कुछ टूल्स यूज करते हैं। हमारे पास प्री स्पेसिफाइड साइंटिफिक टूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हैफाजार्ड वे में कुछ भी कर लें। हमने किसी का इंटरव्यू लिया और हमने अपना इन्फ्रेंस दे दिया, नॉट लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन टूल होते हैं। उन सभी टूल्स को हम क्या कहते हैं? मेथड्स कहते हैं, क्योंकि वो सारे मेथड्स हमारी इस प्रोसेस में, इस मेथोडोलॉजी में यूज होते हैं। इसलिए वो जो सारे टूल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो सब रिसर्च मेथड्स होते हैं। जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो एग्जैक्टली ये जो सारे टूल्स होते हैं, इनका किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए ताकि जो हमारा डेटा है या जो भी हम चीज़ें रिसर्च से कलेक्ट कर पा रहे हैं वो साइंटिफिक हो, प्रूवन हो, उसमें किसी प्रकार की कोई भी एम्बिग्विटी ना हो। तो इसलिए वो जो मेथोडोलॉजी होती है, बेसिकली इन सभी टूल्स को हम कैसे यूज करें, या हम जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से करें, हमारे पास मटेरियल मेथड्स क्या क्या किस तरीके से होने चाहिए, कैसे हम लिटरेरी रिव्यू, वो सारा जितने भी चीजें होती हैं वो मेथोडोलॉजी में आती है। और अब जो रिसर्च प्रोसेस होती है वो एक्चुअली एक जर्नी होती है रिसर्च में। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए क्लियर कट एक प्रोसेस होती है और वो एक सीरियल में होती है। ऐसा नहीं होता। जब भी हम उस सीरियल के, अगर हम उसको सीरियल को नहीं फॉलो करेंगे तो हम रिसर्च के डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पा सकते। वो बायस्ड रिसर्च होंगी। एथिकली जो हम रिसर्च करते हैं उसमें हम एक पर्टिकुलरली प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होती है? उसमें ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ये वन बाय वन होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिफ्थ पहले आ गया या आपने फिफ्थ को पहले कर लिया, फर्स्ट को बाद में लिया। नॉट लाइक दैट। आप फर्स्ट से शुरू करेंगे और लास्ट तक आप इसी क्रम में जाएंगे। तो आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। किसी भी रिसर्च का प्रारंभ सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम के साथ होता है। यदि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उस पर रिसर्च का कोई अर्थ नहीं है। कोई एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। जैसे कि जब 2020 में कोरोना वायरस आया था, और उसको हमने नोवल कोरोना वायरस कहा, क्योंकि वो एक नया प्रकार का वायरस था। नोवल का मतलब होता है जिसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। और उस वायरस से जो कोविड-19 जो डिजीज हुई थी, क्योंकि 2019 में चीन में प्रारंभ हुआ था, उस डिजीज के बारे में वो एक प्रॉब्लम सोसाइटी के सामने आई। तो जब वो प्रॉब्लम आई तब उससे संबंधित बहुत सारी रिसर्चेस होने लग गई। तो पहला जो चीज है वो क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम। कोई एक ऐसी समस्या जो हमारे सामने आ जाती है, जिसका निदान हमको चाहिए होता है, जिसका सॉल्यूशन हमको चाहिए होता है, उसके लिए हम लोग रिसर्च बेसिकली प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन होगा, हम उसको एक क्वेश्चन कहेंगे कि रिसर्च का क्वेश्चन है कि यदि मैं कोविड-19 डिजीज में कोई एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन कर रहा हूं, कोई एक मेडिसिन दे रहा हूं या कोई एक और टेक्निक यूज कर रहा हूं, तो क्या वो टेक्निक, मेरा ये मानना है, मैं उसमें क्वेश्चन जनरेट करूंगा कि इसमें वो जो है असफल होगी। तो वो जो क्वेश्चन जनरेट होगा बेसिकली वो हमारा एक रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिसर्च क्वेश्चन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि रिसर्च क्वेश्चन किस प्रकार से डिजाइन किए जाने चाहिए ताकि वो आगे हमारी रिसर्च को एक अच्छा साइंटिफिक एस्पेक्ट प्रोवाइड कर सके। वो रिसर्च क्वेश्चन के बाद फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जब भी किसी चीज में आगे रिसर्च के लिए बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको लिटरेरी रिव्यू करने होते हैं। हम उससे संबंधित, यदि वो एक नॉवल आइडिया है तभी वो सक्सेसफुल है। यदि उसमें नॉवेलिटी नहीं है, कोई या तो नॉलेज गैप्स हो या उसमें नॉवेलिटी होना जरूरी है किसी भी रिसर्च के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी हम दूसरे डेटा को डुप्लीकेट करके आगे प्रोसेस करें, वो एथिकल एस्पेक्ट्स में नहीं आता है।
तो हमको लिटरेरी रिव्यू करने होते हैं। ये जो लिटरेरी रिव्यू होते हैं ये बहुत ब्रॉड इनका एक एस्पेक्ट होता है। ये बुक भी हो सकती हैं, यानी कि उस डिजीज से संबंधित कुछ बुक्स, और साथ ही साथ कुछ जर्नल। जो जर्नल हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे साथ डाटाबेस हैं, जो साइंस साइटेशन इंडेक्स हुआ या स्कोपस है, पबमेड है, इस प्रकार से बहुत सारे वेब ऑफ साइंस है, ये सारे डाटाबेस में हम उसको देखेंगे कि क्या उस पे कोई पहले ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हुई है, ऐसी या उससे मिलती जुलती। उसके बाद हम और भी जो कम्युनिकेशंस हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं, कि क्या कोई एक जो प्रॉब्लम आई है ये कभी पहले, बहुत पहले भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें रिपीट हो जाया करती हैं, अलग फॉर्म में रिपीट हो जाया करती है। तो यदि हमें ये पता होगा कि ये प्रॉब्लम 20 साल पहले या 50 साल पहले जनरेट हुई थी, तो उससे संबंधित डाटा हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये लिटरेरी रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिटरेरी रिव्यू कैसे लिखा जाए, किस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा जाए, वो भी अलग अलग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम फिर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब भी हम कोई रिसर्च करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे कि हमें इसमें आखिरकार करना क्या है। जो कोविड-19 डिजीज है या कोई एक पर्टिकुलर डिजीज हमारे सामने, या कोई एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है, हमको उसको ऑब्जर्व करना है, हमको उसके उसमें कुछ इंटरवेंशन करना है। ये सारी चीजें हम, हमारे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होंगे, वो मैं ऑलरेडी उसके बारे में बता चुका हूँ एक वीडियो में। 4 प्रकार के जो डेस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब बता चुके हैं। फिर हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है, उस रिसर्च क्वेश्चन को हम हाइपोथेसिस के बेस पे, उस पे एक हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजुअली 2 प्रकार की हाइपोथेसिस होती हैं। एक नल हाइपोथेसिस, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि जो इंटरवेंशन हम दे रहे हैं उसका कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं है, एंड रिजल्ट दोनों के सेम है। या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसमें ये बताया जाता है कि नहीं, देयर इज जो वेरिएबल का आपस में जो कॉजल रिलेशनशिप है वो निश्चित रूप से वहां पे है। तो इस प्रकार से ये हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किया जाएगा। पहले फॉर्मुलेशन किया जाएगा, बाद में जब हम डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं तब उसकी टेस्टिंग होती है। तो पहले, सबसे पहले हमको हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस 2 होंगी, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। देन हम उसके बाद रिसर्च डिजाइन करेंगे। जो अलग अलग प्रकार के रिसर्च हैं उसको डिजाइन करेंगे। वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। क्वालिटेटिव में इन डेप्थ इंटरव्यू होंगे या फोकस ग्रुप डिस्कशन होगा। क्वांटिटेटिव में ऑब्जर्वेशनल है या इंटरवेंशनल है। और यदि हम ऑब्जर्वेशनल भी कर रहे हैं तो क्या हम उसमें डेस्क्रिप्टिव करने जा रहे हैं या एनालिटिकल करने जा रहे हैं। और फिर अगर हम कोई इंटरवेंशन करने जा रहे हैं तो क्या वो प्रीक्लिनिकल है, पायलट स्टडी है, फेज 1, 2, 3, 4, आप ये सब जानते हैं। तो इस प्रकार का हमको एक रिसर्च डिजाइन करना पड़ेगा। रिसर्च जब हमने डिजाइन कर लिया तो उसके बाद हमारे पास फिर आता है सैंपल साइज। सैंपल साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सैंपल एक्चुअली है क्या। मान लिया जाए आप एक फिनिट पॉपुलेशन पे कोई एक ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं या कोई इंटरवेंशन करने जा रहे हैं। वहां पे 10,000 लोग हैं, या उस ग्रुप में आप समझ लीजिए सारी पॉपुलेशन है। अब ऑल ओवर इंडिया में मल्टी सेंट्रिक ट्रायल है, या आपके एरिया की पॉपुलेशन यदि आप ले लें तो वो 1 लाख 2 लाख से ज्यादा है। सारे लोगों पे आप कोई भी इंटरवेंशन या ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हालांकि जितना बड़ा आपका सैंपल साइज होता है, तो अब आप सबसे पहले सैंपल को समझिए। ये सैंपल क्या होता है? सैंपल क्या है? बेसिकली ये सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है। उस पूरी पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। ये भी, इसके भी तरीके अलग अलग होते हैं, वो आगे डिस्कशन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडमाइजेशन, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए कि उस पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ लोगों को स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं जो अधिकतर रैंडम होते हैं। जो सैंपल है बेसिकली वो एक सबसेट है, अ, उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोग, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं बेसिकली वो। तो ये, चूंकि हम पूरी पॉपुलेशन पे कोई रिसर्च नहीं करते हैं, उसके एक छोटे से भाग पे करते हैं, इसीलिए हमको बहुत सारी स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास टूल हैं उनका सहायता लेनी पड़ती है, ताकि वो जो हमारा सैंपल है वो इफेक्टिव हो। उसमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या प्रोबेबिलिटी है उसका हम डिटरमाइन करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है कि ये जो हमारा सैंपल है ये पूरी पॉपुलेशन पे कितने % तक एक्चुअली कार्यकारी है। और हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर
95% टू 99% ये होना चाहिए। तो इतना कॉन्फिडेंस हमें होता है। तो इस प्रकार से ये सैंपल इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे और जो हमारे रिजल्ट्स आए वो पूरी पॉपुलेशन के लिए इफेक्टिवली, मतलब हम ये कह सके कि हाँ, ये पूरी पॉपुलेशन के लिए यही वाले रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये सैंपल साइज होता है। इसका डिटर्मिनेशन एक अलग से लेक्चर में हम लोग करेंगे कि कैसे सैंपल साइज को डिटरमाइन किया जाए। उसकी कुछ मेथोडोलॉजी होती है जो साइंटिफिक होती है, और फिर हम मटेरियल एंड मेथड को चूज कर लेंगे। इसमें बेसिकली हमको सबसे पहले इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है कि किन लोगों को हमको लेना है। हालांकि यदि देखा जाए तो रैंडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं सबके लिए इक्वल चांस है स्टडी में पार्टिसिपेशन के लिए। लेकिन फिर भी हम जब क्लिनिकल ट्रायल कोई करते हैं, क्लिनिकल स्टडी कोई करते हैं बेसिकली, तो हम कुछ लोगों को उसमें से फिल्टर कर देते हैं। तो वो इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एरर है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। बेशक वो सैंपल छोटा हो, लेकिन वो पूरी जो पॉपुलेशन होती है उस पे जो हमारा रिजल्ट्स होते हैं वो उससे कोरिलेट कर लेता है। तो ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया करके फिर हम फाइनली हमें क्या करना होता है, हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उसमें जो मेडिसिन या इंटरवेंशन या जो भी ऑब्जर्वेशन करना होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। हम फिर डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्शन की जो मेथोडोलॉजी है वो भी स्टैंडर्ड्स होती है। उस डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके बाद आता है, और उसके बाद फिर हम जब डेटा को कलेक्ट कर लेंगे तो फाइनली हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमारी थी, क्या हम नल हाइपोथेसिस की हमने उसको किया, या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब कि जो आपका इंटरवेंशन है, जो वेरिएबल्स हैं उनके कॉजल रिलेशनशिप को हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन, जो हमने यहाँ पे बेसिकली कलेक्शन और एनालिसिस किया है डाटा का, उसका पूरा डिस्कशन और उसका पूरा इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। और फाइनली जो है फिर जब हम इसको समझेंगे कि रिसर्च में जो हमारी जो है नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यदि हुई है, हमने उसको अप्रूव किया है, तो फिर हम उसके फाइनली जो होगा वो रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, प्रेजेंटेशन और पब्लिकेशन। किसी भी रिसर्च का जो एंड रिजल्ट है वो सोसाइटी के लिए होती है, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं होती। इसलिए वो एक अच्छे जर्नल में पब्लिश होनी चाहिए। जब वो रिसर्च पब्लिश हो जाएगी तब आप समझिए कि उस रिसर्च का कुछ मतलब है। तो जो फाइनल आउटकम या फाइनल जो पार्ट होगा वो पब्लिकेशन होगा इन ए पीयर रिव्यूड, इंडेक्स्ड और हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में। तो इस प्रकार से ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई, रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।